ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जारी सियासत की। आखिर वोट बैंक की ये सियासत कहां तक लेकर जाएगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी सरकार एक प्रस्ताव लाई है। विधानसभा में नियम 167 के तहत इस बिल के खिलाफ 2 दिनों की चर्चा होनी है। ममता बनर्जी सरकार का मानना है कि वक्फ बिल विभाजनकारी है। इस बीच वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मुसलमान रेलवे ट्रैक पर, सड़क, एयरपोर्ट, पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी नमाज पढ़ें तो क्या वो ये सब वक्फ का हो जाना चाहिए। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल्याण बनर्जी के वक्तव्य का कड़ा विरोध किया है। स्टैंडिंग कमेटी के एक सीनियर मेंबर को जेपीसी के बाहर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, यह कहना है जगदम्बिका पाल का। ममता बनर्जी ने इस बीच कहा है कि वक्फ संशोधन बिल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, ये एंटी सेकुलर है, ये कहती ममता बनर्जी। इससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। जाहिर है एक कदम आगे बढ़कर वो इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई हैं। लेकिन वोट बैंक की इस सियासत से दूर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के वक्फ बोर्ड गठन को रद्द कर दिया है। सरकार का दावा है कि मार्च 2023 में से ही वक्फ बोर्ड निष्क्रिय पड़ा हुआ था और ऐसे में इसमें कोई कामकाज नहीं हुआ था और इसलिए पूर्व सरकार के जियो को निरस्त करना पड़ा है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने केरल विधानसभा ने भी वक्फ बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन वही विजयन सरकार अब वक्फ बोर्ड के फैसले से नाराज है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेकुलर है तो फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को रद्द क्यों करना पड़ा। केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला क्यों लेना पड़ा। ये सारे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका सीधा जीता जागता उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी और उसकी अनियंत्रित शक्तियां कम होंगी, इसमें पारदर्शिता आएगी। लेकिन वोट बैंक की सियासत में हर विपक्षी दल कांग्रेस से आगे निकलकर इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताने में जुटा हुआ है, यानी कि कांग्रेस के साथ के अगेंस्ट में जाकर के हम कितने बड़े मुस्लिम समर्थक हैं, इसकी होड़ मची हुई है। 2013 में यूपीए सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर उसे पावरफुल लोगों की एक बड़ी संपदा सौंप दी गई थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ 90,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सियासत करनी है। जिन लोगों को सिर्फ सियासत करनी है उन्हें हजारों किसानों की चिंता से आखिर क्या लेना देना है। और ये जो 90 केसेस जो पेंडिंग हैं, ये दरअसल किसी और के नहीं बल्कि आम मुसलमानों के बताए जा रहे हैं कि ये जो आम लोग हैं ये उनके केसेस पेंडिंग हैं जो वक्फ बोर्ड के से पीड़ित प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं वो पहुंचे। उनमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो पिछड़े और गरीब मुसलमानों की है, तो ये बात समझी जा सकती है। फिलहाल वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि जहां भी मुस्लिम रेगुलरली नमाज पढ़ते हैं वो जगह उनकी हो जानी चाहिए। फिलहाल बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने, और वो इस जो वक्फ के ऊपर जेपीसी गठित है उसके अध्यक्ष भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए ये सुनते हैं। कल्याण बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं
और उन्हें कम से कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने व्यूज को देना चाहिए, न कि उन्हें को बाहर इस तरह के बयान देने चाहिए। आखिर 1995 का जो वक्फ बिल है, प्रिंसिपल एक्ट है, उस प्रिंसिपल एक्ट में भी कहाँ है कि अगर कहीं कोई नमाज पढ़ ली गई तो वो वक्फ भी हो जाएगी। वक्फ बाय यूजर अगर है तो वक्फ बाय यूजर में कि अगर कहीं मस्जिद है, कहीं ईदगाह है और जहाँ पे लगातार नमाज पढ़ी जाती हो तो वो उस पे वक्फ का भी प्रॉपर्टी होने की एक प्रक्रिया है। तो इसको किस तरह से क्या कुछ होता है, नियम कानून क्या है, ये भी जगदम्बिका पाल ने विस्तार से बताया। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। वक्फ बिल को लेकर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा है और ये मामला बेवजह लाया गया है, ऐसा उनका मानना है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मामला लाया ही क्यों गया है इतने दिन बाद? क्या जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं और अचानक जो क्लेम करना बहुत जगह शुरू हुआ है, कुछ जगह हो सकता है जेन्युइन मामला भी हो, लेकिन बहुत जगह ऐसा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिन्होंने कहा कि हमारी थी और हमने इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उसने कब्ज़ा कर लिया। क्या इसमें हमारे सरकारी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी थे या नहीं थे? हमारे राजनेता इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे जो कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ तौसीफ अहमद खान, जो टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं विनोद जी आपके साथ में। और अभी आपने तमाम सारे बयान सुने और शत्रुघ्न सिन्हा को भी अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये बिल लाया ही क्यों गया, इसकी ज़रूरत ही क्या थी। तो इसको लेकर जो आप देख रहे हैं कि आर पार की सियासत कहीं लेकर है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लाया किसी एक बैड मोटिव के साथ लेकर आया गया है। निखिल, मैं पहले आपकी रिपोर्ट के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा का जो अभी बयान है जो आपने सुनाया है, मैं उसी से आता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये वक्फ को लेके और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेके ये अचानक जो आप देख रहे हैं जो खबरें आ रही है वो क्यों आई है, और वो मानते हैं इस बात को। उनका मानना है कि आखिर ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ये दोनों बात अपने साथ साथ वो कह रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि जब से ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पार्लियामेंट में आया और उसके बाद जेपीसी बनी है, आप राज्यों में हालत देखिए कि जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कर्नाटक में पिछले एक महीने से 400 से ज़्यादा किसान धरने पे हैं। जो विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू होगी वहाँ पे 15 या 16 से, तो सारे किसान वहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपने देखा कि केरल में पिछले 15 दिन से प्रियंका गांधी के वायनाड के इलेक्शन, जब वो वायनाड में थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, तब से वहाँ के 400 से ज़्यादा किसान इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो उनको नोटिस दिया है वो नोटिस के खिलाफ में कि उनकी वो पुश्तैनी ज़मीन है और जिसके में वक्फ बोर्ड का वो नोटिस भी उनको आ गया है। आपने देखा इस तरह की चीज़ें, आपने बिहार में देखा, नालंदा में देखा, आपने तमिलनाडु में देखा, कई जगह इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आखिर वक्फ बोर्ड को ये जल्दीबाजी क्यों है कि वो धराधर किसानों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। क्या वक्फ को, ये बोर्ड को ये आशंका है कि ये बिल पास होने के साथ या संशोधन बिल पास होने के साथ ही वक्फ बिल को जो 2013 में इस तरह के जो यूजर्स क्लॉज लेके ये जो सारे उनको इतने बड़े अधिकार दिए गए थे कि जहां पे वक्फ ने हाथ रख दी वो वक्फ की जमीन हो गई। तो कल्याण बनर्जी तो अपनी पार्टी के तरफ से जो उन्होंने बात कही है, ये विचार करने वाली बात है कि देश को सुनना चाहिए कि 9.5 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ ने हासिल किया है पिछले 6 साल में, वो सारी जमीनें वही है जहां मुसलमान कभी ये क्लेम करते हैं कि हमने नमाज पढ़ी है, जहां वो क्लेम करते हैं कि हमारा कभी यहाँ कब्रिस्तान रहा है, जहां वो क्लेम करते हैं कि हमारे कोई शासक ने यहाँ हमको ये दी है। और इन सारी चीज़ों को लेके अगर उनको कल कहा जाए कि आप कागज़ पेश कीजिए, जो ये अल्लाह का दिया हुआ जो दान है उसके लिए आपके पास सबूत क्या है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कल्याण बनर्जी जैसे लोग जो इस बात को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि जहां उंगली रखे वक्फ वो जमीन उसकी है।
ठीक है, इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़ें, धनंजय गिरी के पास जाएंगे। धनंजय गिरी, जो बात दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, एक आरोप यह भी है कि इसको जानबूझ करके वैमनस्यता फैलाने के लिए, एक इशू निकालने के लिए लेकर आया गया। इसको लाया ही क्यों गया? चीजें तो ठीक चल रही थी। निखिल, जब इससे ठीक क्या चलेगा कि 9.5 लाख एकड़ उनके पास हो गई, वो जहां नमाज पढ़ दे वहां उनका हो जाए, जहां नजर टिका दे उनका हो जाए, अपील न दलील सीधा इंसाफ, वो जो कहें, वो चाहे तमिलनाडु के 1500 साल पुराने शिव मंदिर को कह दें कि वक्फ हो गया, सुंदरेश्वर मंदिर को कह दें, या हरियाणा के गुरुद्वारा कमेटी के 1947 से पहले के बना हुआ को उसको कह दें, या लखनऊ के शिव पगोड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, उसको वक्फ बोर्ड ने 1908 में आया और वो 1862 के रिकॉर्ड में है, उस मंदिर को कह दें, या गुजरात के कृष्ण जन्मभूमि पर दोबारा दावा ठोक दें, या महाराष्ट्र के जमीन पर कह दें, या तमिलनाडु के 1500 साल पुराने गांव को कह दें जब इस्लाम तामिल में नहीं आया था, तो जहां जिसको कह दे सब उनका। कल्याण बनर्जी का कल्याण ही इसी में है। टीएमसी की मजबूरी है, तुष्टिकरण की राजनीति की दूरी है। जो आपने अल्लामा इकबाल के शब्दों में अगर ले तो कहा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो सारा जहां को एक ही बार क्लेम कर दे, वो सबसे ठीक चल रहा है। यही तो भाईचारा है। इससे बढ़िया भाईचारा, इससे अच्छा भाईचारा का एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि वो आपको चारा बना के चबा जाए और आप भाई भाई कहते रहिए। इससे बढ़िया, इससे ठीक तो बिल्कुल चल रहा था कि जब कांग्रेस ने 2013 में 178 प्रॉपर्टी उनको दिल्ली में दे दी, आम आदमी पार्टी ने 101 करोड़ रुपया उनको दिया वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड को आप जितनी मजबूती देते जाइए, जितनी ताकत देते जाइए, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होते गए, 15 बांग्लादेश में क्या स्थिति हो गई है, पाकिस्तान में 15% 1.5% हो गए। इससे ठीक क्या चल रहा था? कांग्रेस ने मुल्क को बांटा, किसके लिए? धर्म के नाम पर। जो टुकड़े दिए उससे उनको संतोष नहीं है, अब उनको पूरा चाहिए। एक नारा किसी ने, पुराना नारा है उनका। अब इससे ठीक क्या चल रहा था भाई? कांग्रेस ने उनके पास असीमित ताकत दिया, कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? भाई, जिसने आपकी जमीन पर झंडा गाड़ा उसी के पास जाकर एक हुजूर माई बाप ही तो अपने गलत गाड़ दिया है और आप ही को इंसाफ कर देना, आप हम पर रहम कीजिए। ये मुगल आक्रांताओं को, बलात्कारियों को, बर्बरों को की विरासत को अपने से पर सियासत चमकाने वाले लोग, ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये देश उसको माफ करने नहीं जा रहा है। ये जो जब जच्चा जिहाद और ये वक्फ जिहाद और जिस तरह की फसाद चल रहे हैं, और ये टीएमसी क्या करने जा रही है? मुल्क के टुकड़े हो जाए चाहे जो हो जाए, सब कुछ मुसलमान को, मुल्क के ऊपर मुसलमान। ये सियासत में जो दौर शुरू हुआ है, ये देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और ये जनता यहाँ की समझ गई है, यहाँ का आम जनमानस समझ गया है कि राजनीतिक दिशा की दिशा किस ओर लेके जा रही है, देश को किस सर्वनाश की ओर ढकेलने जा रही है। और हर जीवंत व्यक्ति का, हर स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी भी तरह के नाइंसाफी को रोके, किसी भी तरह के आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी जिस ढंग से चीजें चल रही हैं। और कभी ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कागज फेंक दिया था विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के मुंह पर, कि कहते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठी एक बहुत बड़ी समस्या है। लगातार ममता बनर्जी के स्टेटमेंट है। लेकिन आज ममता बनर्जी को चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, उनको बसाए जा रही है। वो उनके वोट की पॉलिटिक्स हो गई है, उनकी पैठ कम हो गई है, घुसपैठ के सहारे वो सरकार चला रही है। और इस तरह से कल्याण, जानते हैं कि उनका कल्याण कहानी थे उनके भाई आम भी जयचंद और मीर जाफरों की नई श्रृंखला में कल्याण बनर्जी है। ऐसे तमाम छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस ने तो खुलेआम पहले से तुष्टिकरण को पहला पूरा तैयारी ही कर रखी है। तुष्टिकरण के नाम पर देश को ही कुर्बान कर रखा है। तो ये निखिल जी एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। भारत को इस तरह से, एक तरह से समाज को बांटने, विखंडन करने का, भारत को किस जगह पे लेके जा रहे हैं, ये देश को देखना है, देश को समझना है, आम जनमानस को जानना है। इस देश की आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करने जा रही हैं जो गलतियां कर रही हैं। अपने हिस्से की ईमानदारी हमको भी निभानी है, अपने हिस्से की ईमानदारी आपको भी निभानी है, सच के साथ खड़ा होना है। और हिंदू का दर्शन बहुत हो गया, दर्शन को बहुत समझा दिया गया। अब कृष्ण 99 गालियां सुनने के बाद सुदर्शन उठाते हैं। अब समाज को यह समझना है कि दर्शन का जितना दर्शन होना था हो गया। अब इस प्रदर्शन पर सुदर्शन ही उठ सकता है और इस प्रदर्शन का जवाब सुदर्शन से ही दिया जा सकता है। बिना न मारे जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिना हो ही न प्रीत। अब ये प्रीत तो इसके बिना नहीं होने वाली है। ये प्रीत ऐसे नहीं होने वाली है कि आप कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे और हम भाईचारे के नाम पर कटते रहे, मरते रहे, अपनी जमीनें कुर्बान करते रहे। अरे बख्तियार खिलजी घोड़े पर लाद के लाया था, उसके बाप की जमीन थी। और अगर वो बख्तियार खिलजी लेके बाप की जमीन पर तुम्हारी दावेदारी है तो उसके पाप की भी दावेदारी करो।
उसके जलाए हुए के किताब का हिसाब दो, जो ठीक है। बर्बरों को अपनी विरासत आप कहते ये हैं। दरअसल कहना चाह रहे हैं कि जो पहले अन्याय था, जो चीजें ठीक नहीं थी, उसको इसमें संशोधनों के जरिए उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल विनोद जी ये उठता है कि ये सारी चीज तो समझ में आ रही है और ये भी समझ में आ रहा है कि ये वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों को साधने की कवायद है, तुष्टीकरण की रणनीति है, लेकिन एक जिसको कहते हैं कि एक चलन आप देख पा रहे होंगे कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उनमें आपस में फूट है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि हम मुसलमानों के बड़े पैरोकार हैं। और शायद इसी होड़ में पहले आप सीपीएम देखिए केरल में, वो एक इसके ऊपर प्रस्ताव लेकर के आई थी और अब यही काम ममता बनर्जी कर रही है। यानी कि बड़ा कौन है, कौन बड़ा रहनुमा है मुसलमानों का, इसकी एक होड़ मची विपक्षी दलों में। देखिए, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ने वाले थे, अभी तक शायद नहीं जुड़े हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टीएमसी इस दौड़ में पीछे रह गई है। टीएमसी इसलिए पीछे रह गई है कि ये बाजी ममता बनर्जी से पहले केरल की जो सरकार है विजयन की, सीपीएम की, उसने बाजी मार ली है। तो केरल की विजयन सरकार ने आज से कम 15-20 दिन पहले ही अपने विधानसभा सेशन में वक्फ बिल के खिलाफ में, केंद्रीय जो वक्फ बिल संशोधन बिल है, विधेयक है, उसके खिलाफ में प्रस्ताव लाया और यूनानिमसली उस प्रस्ताव को पारित कराया। आप ये देख लीजिए कितना कमाल का इस देश में मैसेजिंग का एक ये सिस्टम है। वक्फ से जबकि उनको कोई लेना देना नहीं है राज्य सरकारों को। वक्फ बोर्ड, जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड और जो राज्यों के वक्फ बोर्ड है, उसके गठन से लेके उसके पावर और फंक्शनिंग का सारा चीज केंद्रीय कानून है, उसको लेके राज्य सरकार उसी के हिसाब से अपना वक्फ बोर्ड का गठन करता है। जो आपने एक खबर देखी होगी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड पूरी तरह से वहाँ पे डिजॉल्व कर दिया है और उसमें जो जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार की जो उसमें जियो था, उसको भी एक तरह से अभी नायडू सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि नायडू साहब को ये चिंता है कि जो राज्य का वक्फ बोर्ड है वो एक बेहतर फंक्शनिंग करे, एक ट्रांसपेरेंसी उसमें लाए, और इसलिए उन्होंने उस जियो को कैंसिल किया है और अपना एक नया वक्फ बोर्ड बनाने का उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। राज्य का वो बनाना सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार की तरफ से है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी इस बाजी में क्यों पीछे रह गई और ममता बनर्जी को क्यों लगा कि ये सीपीएम तो पहले से बाजी मार ली है और उसके बाद जो वोट बैंक की बात जब आप करते हैं उसमें नंबर कहीं सीपीएम का ज्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव का कोई अर्थ है नहीं वास्तव में, कोई अर्थ नहीं है। राज्य सरकार, ये केंद्रीय कानून है और राज्य सरकार ये दिखाना चाहता है उस मैसेज को, उस मैसेज को कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़े हितैषी है। और जब सीपीएम सरकार के, अब आप ये दुखद पहलू देखिए कि जैसे ही सीपीएम सरकार विधानसभा से यूनानिमसली उस बिल को पास कराती है और अगले 5-6 दिन के बाद वहां वक्फ बोर्ड, जो केरल वक्फ बोर्ड है, वो 400 किसानों को नोटिस पकड़ा देती है कि भाई ये वक्फ की जमीन है। अब वो किसान, उसमें सवाल ये है कि उसमें ज्यादातर किसान जो है वो क्रिश्चियन समुदाय के हैं। तो वो जब धरना और प्रदर्शन को निकले, जो बीजेपी ने उनको भी सपोर्ट किया था, तो कम से कम केरल के 1000 चर्च वहां उस किसान के साथ आ गए और केरल सरकार पे दबाव बनाने लगे। अब केरल सरकार की हालत यह है कि जो विधानसभा में इसके खिलाफ में बिल लाया था, प्रस्ताव पारित किया था, वही केरल सरकार अब वक्फ के निर्णय के खिलाफ में जुडिशियल कमीशन बैठा रही है। तो ममता बनर्जी की सरकार, जो ममता बनर्जी खुद जो वक्फ को एंटी सेकुलर बता रही है, वही वहां उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि ये राइटर्स बिल्डिंग वक्फ की है, ये सचिवालय वक्फ की है, कलकत्ता की जो सबसे हॉट प्लेसेस हैं वो सारे वो दावा करते हैं वहां कि ये वक्फ की जमीनें हैं। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी के एक मंत्री, और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मंत्री वही होंगे, वक्फ भी वही देखते होंगे, तो वो इस बात के लिए तैयार हैं क्या ममता बनर्जी कि ये सरकारी संपत्ति, राजभवन, सचिवालय, वहाँ धर्मशाला का जितने मकाने हैं, सरकार की जितनी संपत्तियां हैं वो वक्फ की है, और ममता बनर्जी अगर इसको देने के लिए तैयार है वहां और विधानसभा में इस बात के प्रस्ताव ला रही है, तो शायद जनता को भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्यों पार्टियां किस हद तक आगे बढ़ रही है। जो 2009 से लेके 6 से लेके 9 और 13 में देश ने देखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक हद से हद को पार करते हुए इस वक्फ संशोधन पे लगातार कानून बनाते हुए आगे बढ़ी, वो काम
आज ये सारे रीजनल पार्टियां कर रही है और उसके जड़ में सिर्फ वोट है और सिर्फ वोट बैंक है। ठीक है, इसके जड़ में सिर्फ वोट है, वोट बैंक है, ये बात है। धनंजय जी, आपने देखा कि इस नतीजे पर तो लगभग सभी पहुंचे हैं जो भी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, कि दरअसल ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है, और चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, पारदर्शी किया जाए, और जो उसका हित है वो जो आम गरीब मुसलमान है उन तक पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने देखा कि इस पूरी सियासत में दरअसल जो आम मुसलमान है, जो 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 वोट बैंक दिखता है, उसको ही बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का भी एक कहीं ना कहीं ये स्टैंड होना चाहिए, या आप लोगों की तरफ से एक अभियान चलाया जाना चाहिए जनता के बीच में, ताकि अवेयर किया जा सके कि दरअसल जो कुछ हो रहा है इस पर तो वोट बैंक हो ही रही है, आपका ही हित साधने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसा है ना निखिल जी की आप देखिए लगभग 90,000 केसेस दर्ज हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आम गरीब मुसलमान, शिया मुसलमान, वाराह मुसलमान और तमाम लोग जो हैं, इसमें 60,000 से ऊपर केस चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड और एसआई के बीच लगभग 120 इमारतों को लेकर के बवाल चल रहा है। केरल में 400 किसानों ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर प्रोटेस्ट किया है। केरल में 1000 से अधिक ज्यादा चर्चों ने मोर्चा खोल रखा है। कोची के मछुआरों के गांव चेराई ने वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। तमाम इमारतों को, तमाम जगहों को। और बताइए इसमें शामिल कौन है? चंद वो लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी को अपने रेंट पे ले लेते हैं, उसको संविदा पे ले लेते हैं और उस पर रेंट लगा करके इसकी कमाई कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड एक भू माफिया का फ्रंट एंड बन गया है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। आप बताइए दुर्गा माता के मंदिर को कर्नाटक में, केरल के तमाम चर्चों को, तमिलनाडु के शिव मंदिर को, तमाम लखनऊ के मंदिर को, दिल्ली के दुर्गा मंदिर को, शमशान घाट को, कब्रिस्तान तो होता तो भला एक बात थी, शमशान घाट को, जहां मतलब क्या कोई ऐसी जगह नहीं जहां नजर पड़ी। कल्याण बनर्जी ठीक कह रहे हैं मोटे मोटे तौर पे कि भाई जहां नजर पड़े वही कर दो कि हमारा है। और तो पूरा बंगाल को ही वक्फ करने के लिए ममता बनर्जी बेचैन है, बेकरार है। पूरा बंगाल को ही देखिए, कांग्रेस ने जो रेस शुरू किया वोट के लिए, एक वोट बैंक बनाया कि भाई ये पर्टिकुलर हमारा वोट बैंक है। सचर कमेटी की रिपोर्ट है, नाथ कमीशन है, ये तमाम क्यों आई? क्योंकि गुर्बत के और जहालत में रख करके एक कौम को मूर्ख बना करके उनके साथ उनको वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाए। दरअसल यही बात मेरा है कि क्यों नहीं बीजेपी जनता के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जा रही है और उनसे बताती है कि आपको गुर्बत में रखने के पीछे ये सियासत की जा रही है और आप अवेयर होइए, जागरूक करने की जरूरत है उनको। सवाल ये उठता है कि जहां पर कहा जा रहा है कि माई वे और हाईवे, जो गदीर के मैदान से जो तलवार ने हाथ और पैर से चलना शुरू किया, यमन, सीरिया, बगदाद, लेबनान, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान होते हुए वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक अगर वो सुनने को तैयार होता, अगर तो फिर क्या दिक्कत थी? फिर दुनिया में अमन, चैन, शांति रह पाती। लेकिन वहां पर पता है कि जहां फेनेटिक लोगों को ही सुना जाएगा, और इसलिए जब वो इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, ऐसा होना चाहिए। आप अमल को में लाइए, आप इल्म को अपने साथ अपनाइए। लेकिन जो लोग चाहते ही नहीं है कि इल्म में आए, अमल में आकर के मुकम्मल हो जाए, वो जो लोग नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गुर्बत में रहें, हमारा वोट बैंक बनकर रहें, हमारी सियासत के जो इंजन चल रहा है उसमें ये कोयला डालते रहें, और इसीलिए ये लोग इस तरह के चीजों को प्रोत्साहन देते हैं। क्या ममता बनर्जी नहीं जानती हैं? क्या कल्याण बनर्जी नहीं जानते हैं? क्या कांग्रेस नहीं जानती है? क्या सपा या तमाम छोटे राजनीतिक दल नहीं जानते हैं? लेकिन सेकुलरिज्म का सूरमा बनना है, चैंपियन बनना है, ये कहना है, ये बताना है कि नहीं ठीक है, तुम जो कहो मुल्क को तुम्हारे पर कुर्बान कर देंगे, मुल्क के ऊपर हो तुम जो कहोगे वही कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम जिस जमीन को कहो वक्फ बोर्ड की जायदाद कहेंगे। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला बहुत खतरनाक है। ये दुनिया ने इसका उदाहरण देखा है, भारत भी इसका उदाहरण देख रहा है, और हम सबको सजग होकर के आम गरीब मुसलमान को ये बताने की जरूरत है भाई तुमको गुर्बत में रख करके तुम्हारे नाम पर जो रोटियां सेकी जा रही है, ये बताने की जरूरत है, आम आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी तकनीक का उसमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, उन तक बात को पहुंचाए कि भाई आपको फायदा क्या मिला, आपको मिला क्या वक्फ बोर्ड से। अगर 90% मुसलमान, 95% मुसलमान जिस तक ये चीज नहीं पहुंची है, वो जब ये बात को समझ जाएगा तो ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगा। ये जो तमाम तरह की कवायदे चल रही ये बंद हो जाएंगी। ये जो लोग, जिन लोगों के कारण में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो तमाम लोग जी बिल्कुल, और यही दरअसल मेरा कहना था कि बहुत सारे लोगों की जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत सारे लोग जो ये वोट बैंक के लिए सियासत कर रहे हैं, ये बंद हो जाएगा, और कम से कम जो आम गरीब मुसलमान है जिसको गुर्बत में रखा गया है, वो भी समझेगा कि दरअसल उसके लिए
लिए क्या कुछ हो रहा है, और ये जो बिल लाया जा रहा है ये दरअसल उसके फायदे के लिए है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो